हंसध्वनि प्रोडक्शंस के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुवर्णा वार्ड आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। श्रोताओं, आज विशेष अवसर है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से मैं एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रही हूँ, सुर संवाद। इस श्रृंखला में सुर भी होंगे और संवाद भी होगा। संवाद उन लोगों से जो इंदौर में रहते हैं, इंदौर का नाम इंदौर के बाहर देश विदेश में रोशन कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा घरानेदार गुरुओं से प्राप्त की है और जो तन मन धन से संगीत के प्रचार प्रसार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और इंदौर के ही कलाकारों से इसलिए क्योंकि मैं स्वयं भी इंदौर में ही जन्मी पली बढ़ी हुई हूँ। मैंने भी अपनी संगीत की शिक्षा इंदौर में ही ग्रहण की और मेरा जो पीएचडी का कार्य है वो भी इंदौर पर ही है। इसलिए और इंदौर से मैं परम स्नेह भी रखती हूँ, इसलिए इंदौर के कलाकारों का ही आज मैं साक्षात्कार लेना चाहती हूँ। इंदौर में ऐसे अनेक कलाकार हैं, उनमें से कुछ कलाकारों को मैंने चुना है इस श्रृंखला के लिए। जब इंदौर का नाम आता है तो अनायास ही होलकर राजवंश का भी नाम सामने आता ही है, क्योंकि होलकर राज दरबार ने संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंदौर में डागर साहब, सखाराम पंत आगले जी, कृष्णराव आपटे जी, रजब अली खां साहब, आमिर खां साहब, मामा साहेब मुजुमदार, उसके पश्चात बंडू भैया चौगुले जी, ऐसे अनेक कलाकार, बंदे अली खां साहब, अनेक कलाकार हो गए जिन्होंने होलकर दरबार में आश्रय प्राप्त किया था और इंदौर की परंपरा को, गायन की परंपरा को, संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाया। आज गुरु पूर्णिमा होने से मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं मेरे स्वयं के गुरु डॉक्टर शशिकांत तांबे जी से इस श्रृंखला का प्रारंभ करना चाहती हूँ। इसके पश्चात हर गुरुवार को आगे यह श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो इस श्रृंखला के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ परम श्रद्धेय डॉक्टर शशिकांत तांबे जी। नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है और मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि आज से मेरी जो नई श्रृंखला मैं प्रारंभ कर रही हूँ, सुर संवाद, इसके अंतर्गत मेरे ही गुरु डॉक्टर शशिकांत तांबे जी ने मुझे संवाद साधने के लिए स्वीकृति दी है। सर को मैं बचपन से सर कहती आई हूँ। सर्वप्रथम मैं सर आपके सामने नतमस्तक होती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ और उसके पश्चात शुरू करूँगी। डॉक्टर शशिकांत तांबे इंदौर का, मध्य प्रदेश का, देश का एक जाना माना नाम। अपने जीवन के 80 दशक पार कर लिए हैं सर ने और फिर भी उतने ही उत्साह के साथ आज एक गायक, एक लेखक, एक शिक्षक और एक चिंतक के रूप में सभी प्रकार के किरदार ये बड़े उत्साह के साथ निर्वाह कर रहे हैं। गायन ये तो इनकी हॉबी है, परंतु इनकी जो शिक्षा है वो है रसायन शास्त्र में पीएचडी। सर रसायन शास्त्र में पीएचडी हैं और इन्होंने आजीवन रसायन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में और पश्चात कॉलेज के प्राचार्य के रूप में भी काम किया। संगीत में इन्होंने स्वर्ण पदक राष्ट्रपति के हस्तों प्राप्त किया।
इंदौर के वरिष्ठतम कलाकारों में ये आते हैं। आकाशवाणी में 1960 से ये अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। मतलब देखिए 60-65 साल तक निरंतर प्रस्तुति देने वाला एकमात्र व्यक्ति है ये आकाशवाणी पर। दूरदर्शन पर भी अनेकों प्रस्तुतियां इन्होंने दी हैं। दोनों ही दूरदर्शन और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं सर। अनेक प्रमुख शहरों में प्रस्तुतियां दे चुके हैं, अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं। मैं पूरे पुरस्कारों और शहरों की तालिका आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे विस्तार भय के से मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। आपके गायन से और आपकी बातों से सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा, गाने के अलावा, इन्होंने 3 बंदिशों की किताबें भी लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं। उसके अलावा शब्दगंध करके एक और पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है। एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी ये मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे मेरे गुरु डॉक्टर शशिकांत तांबे जी, नमस्ते। मैं मेरे सुर संवाद में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और चूँकि आज गुरु पूर्णिमा है तो इस प्रश्नोत्तरी को उसी विषय के साथ प्रारंभ करना चाहती हूँ कि आप अपने गुरुओं के बारे में, हाँ एक बात और बताने की रह गई कि सर के गुरु मतलब मामा साहेब मुजुमदार, जो कि रजब अली खां साहब के पट्टे शिष्य थे। तो ऐसी इस परंपरा में सर का गायन है। तो सर हमें रजब अली खां साहब और मामा साहेब मुजुमदार साहब और उनके साथ जो आपका रिश्ता था या आपने उनसे गायन सीखा, उस बारे में आप प्रारंभ में हमें बताइए। सर्वप्रथम आपने प्रथम कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सुंदर क्षण है जिसमें अपन अपने विचार खुले दिल से व्यक्त कर सकते हैं। और जहाँ तक मामा साहब, मेरे गुरुजी परम पूज्य मामा साहब मुजुमदार, इनका जब तबादला हुआ था 1955-56 की बात है, जब उनकी लड़की कल्पना जी का भी जन्म नहीं हुआ था, तो वो धार से यहाँ पर आए थे। और इमली बाज़ार में उनका एक मकान था। उस मकान में हम लोग गाना बजाना करते थे। सुबह शाम होता था गाना बजाना। और सुबह हमारे एक परम मित्र जो अब नहीं रहे, श्री शरद खरगोणकर, वो सुबह 4 बजे आके मामा साहब के लिए चाय बनाते थे और फिर हम शुरू करते थे गाना बजाना। तो उस समय से मामा साहब ने जितने, जिसको अपन तहे दिल कहते हैं, हमको सिखाया, हमको पढ़ाया। हम उनके यहाँ गाए, अपना जैसा अपना घर माना और जितना हम ले सके उनसे उतना प्रयत्न हमने किया। और वहीं पर उसी मकान में मरहूम उस्ताद रजब अली खां साहब भी आया करते थे। अच्छा। और रजब अली खां साहब इतने बड़े व्यक्तित्व को हम वहाँ देख के बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि अरे भाई अपन तो बड़े भाग्यवान हैं, इतने बड़े लोगों के बीच अपन यहाँ पर बैठे हैं, अपनी क्या औकात के इनके सामने अपन बैठे और गाए। पर वो इतने ये थे, अरे भाई बच्चे गाओ, तुम अच्छा गाते हो वगैरह, ऐसा वो हमको हमेशा प्रोत्साहित करते थे। उनको मराठी बहुत अच्छी आती थी। रजब अली खां साहब रजब अली खां साहब मराठी अच्छे बोलते थे। अच्छा। और वो देवास में रहने के कारण देवास की जो मतलब राजा घराना था, पवार लोग थे, तो वो सब मराठी, कोल्हापुर के थे वो लोग, तो सब मराठी स्पीकिंग सब थे वो। तो वो बोलते थे आते से ही, अरे 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 मुजुमदार, तू जरा तुझे तंबोरे काढ रे बाबा, मला गायची इच्छा होती, जरा काढ तंबोरे, बाकी आपण काही बोलणार नाही, आपण गाऊ मस्तपैकी, ऐसा मराठी में कहते थे। अच्छा अच्छा। और हम वो तानपुरे जाके कोने में रखे हुए रहते थे, उसके साथ उसके कवर्स भी रहते थे। तो मैं और हमारे दूसरे गुरु बंधु है, अब नहीं रहे वो, मधुकर गुलवड़ी, तो हमने इशारे से कि चलो भाई जल्दी, खास आपका मूड हो रहा है गाने का, पता नहीं अच्छी अच्छी चीज़ें हमने को सुनने मिलेगी। तो हम जाते थे। अब
थोड़ी सी देर तो लगती है 2 मिनट आने के लिए, तब तो वो तानपुरा लाने के पहले ही वो गाना शुरू कर देते थे। और हमने कहा भाई चुपचाप मिला लो कोने में जाके, तो हम उसको मिलाते थे और बड़ा सुंदर गाना हमको सुनने मिलता था। और रजब अली खान साहब की एक विशेषता थी, वो दिखने में बिल्कुल ऐसे दुबले पतले थे, मूछे वूछे रखते थे, परंतु ऐसे बड़े गुलाब अली खान जैसे ऐसे अच्छे व्यक्तिमत्व उनका है, पहलवान जैसा दिखने वाला ऐसा कोई नहीं थे, वो सामान्य व्यक्ति जैसे थे। लेकिन उनका बोलने का ढंग और विशेष करके गाने की जो उनका जो एक अपनापन था, वो जयपुर घराना और किराना घराना इसका मिश्रण था। अच्छा। हालांकि जयपुर घराने से जो अल्लादिया खां साहब हुआ करते थे, वो उनसे भी स्वभाव से नरमी में से बात करते थे। और जब आते थे उनकी बड़ी इच्छा थी कि खां साहब से अपन मिले, लेकिन खां साहब ने कहा मैं नहीं उनसे मिलूंगा, मैं बड़ा हूँ उनसे। अच्छा। तो ऐसा उनको ये था अपने इसमें। लेकिन एक बार क्या हुआ कि अल्लादिया खां साहब ने सोचा कि अरे भाई कोई बात नहीं, वो अपने को बड़े मानते हैं ना, अपन घर जाके उनसे मिल तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। अपन जाके मिले। तो यहाँ आए इंदौर, उस समय हम वहाँ थे, हम छोटे थे, 55 की बात है। अच्छा। तो आए, नमस्कार किया, और कहा आइए खां साहब आपके दर्शन हुए, बड़ा परम सौभाग्य है कि आप जैसे इतने बड़े व्यक्तिमत्व का दर्शन हम कर रहे हैं आज। तो बोले आओ गले मिलते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कोई गले मिलने की आवश्यकता नहीं, हम अल्लाह के दरबार में जाके हम गले मिलेंगे, यहाँ कोई मिलने की आवश्यकता नहीं। तो फिर भी अल्लादिया खां साहब बड़े सुंदर मिजाज के थे, बड़े विशाल दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ मिलेंगे, कहीं तो मिलना तो है, हम कोई दुश्मन थोड़ी है, हम एक दूसरे से बंधु जैसे हैं, आप हमारे बड़े भाई साहब जैसे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बड़ा व्यक्तिमत्व रहता है वो कभी बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े किस्से सुनाने में इंटरेस्ट नहीं, वो तो अपना जो कार्य है उस कार्य को लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि भाई आप हमको बड़े मान रहे हैं, पर हम बड़े नहीं है, अभी हमको भी करना है। हम अभी बने नहीं, करना है अभी, हमको बड़े मत मानो तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। किसी की प्रगति अगर रोकना है तो उसको बड़ा कह दो तो उसकी प्रगति रुक जाएगी, वो अपने आप को बड़ा समझने लगेगा, कल से वो रियाज और अपनी साधना बंद कर देगा। तो सर आपको जयपुर और किराना दोनों का मिश्रण आपको सीखने को मिला। बिल्कुल। तो आपको उन दोनों में से किस घराने की गायकी ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी लगती थी, ऐसा था? नहीं, मुझे मैं जब सीखता था तो मैंने ये दृष्टिकोण रखा कि भाई घराने तो सब अच्छे, हाँ, लेकिन अपन उसको अपना सकते हैं कि नहीं, कौन सी चीज़ अपना सकते हैं? अब जयपुर घराने की बहुत सारी चीज़ें बंदिश है। हाँ। अब जैसे वो अतर सुगंध, हाँ, ये एक मिश्र राग है। हाँ। और बसंती केदार ऐसा एक मिश्र राग है वो अतर सुगंध का। तो वो रजब अली खान साहब हमेशा सुनाते सकते अतर सुगंध, ऐसा वो इसका बसंत और आ आ अतर सुगंध, ये हमेशा वो गाते थे जयपुर घराने की। दूसरी वो रचना गाते थे सुर संगत राग विद्या। हाँ, हाँ। ये रूपक ताल में है। सुर संगत राग विद्या संगीत प्रमाण, जो कंठ कर दिखाए वाको जानिए, गुणी ज्ञानी सुर संगत राग, इसका अंतर है। और वो अंतर इतना मतलब दमखम का है कि हम नहीं गा सकते। कैसा हुआ था देखो, अनुद्रुत लघु गुरु प्लुत ताल मूलधर, अब वो सांस ही नीचे आएगा, मतलब अनुद्रुत लघु गुरु प्लुत
तो ये जयपुर घराने की विशेषता थी। और डबल डबल स्वर ये उनकी गायकी की विशेषता थी। तो ये केसरभाई जी को भी सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जब 1953 में यहाँ पर एक प्रथम अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन हुआ था। उसमें सुश्री केसरभाई जी यहाँ पर आई थी। अच्छा। और काफ़ी बड़े बड़े कलाकार, बड़े गुलाम वाले साहब थे और कंठे महाराज जी थे, तो ये सब बिरजू महाराज जी थे, आए हुए थे। तो उस दिनों में हम तो छोटे छोटे थे, हमको बड़ा मज़ा आता था इन लोगों को सुनने में, और ऐसा लगता था कि आपको भी ऐसा आना चाहिए। मामा साहेब मुजुमदार के इसमें मैंने पढ़ा कि उनको तान शिल्पी या स्वर शिल्पी कहा करते, तो उनकी तान जो है वो एक विशेष तान ऐसा कहते हैं, तो वो कौन सी तान? वो ऐसी डबल मतलब अब ये डबल डबल स्वर है। तो सीधी तार पर कैसे देते इसके वजह अच्छा। तो ये सब जयपुर घराने का असर था उनके गायकी पर। तो सर आपने आपके इसमें बायोडेटा में लिखा हुआ है कि विधिवत शिक्षण आपने संगीत महाविद्यालय से, तो वो जो महेश्वरकर साहब थे, नहीं उन दिनों में महेश्वरकर साहब ने उसकी स्थापना जब की थी, हाँ, वो 1936 में स्थापना की। अच्छा। तो आपके समय कौन से गुरु थे? हाँ मैं बताता हूँ। तो 1936 में जब अंग्रेज जमाना था, तो उस समय उसको स्कूल ऑफ म्यूजिक ऐसा नाम दिया गया था। और इंदौर में जो मराठी मिडिल स्कूल की जो वास्तु थी, अब तो वो डिस्मेंटल होकर वहाँ पर खेल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो उस स्कूल ऑफ म्यूजिक में हम जाते थे, सुबह हाई स्कूल में जाते थे और शाम को अपना स्कूल ऑफ म्यूजिक था। तो उन दिनों में जो प्राचार्य हुआ करते थे, वो प्राचार्य अब नहीं रहे, वो भी राजेंद्र नगर में रहते थे। उनको हम अप्पा साहब कहते थे, पंतवैद्य, अप्पा साहब पंतवैद्य। तो अप्पा साहब पंतवैद्य का पहला प्राचार्यशिप उनकी थी। अच्छा। और उन दिनों में 7th ईयर तक नहीं था, केवल 5th ईयर तक ही था। अच्छा। तो संगीत रत्न तक ही था। और उसके बाद 6th ईयर 7th ईयर बाद में निकला, जिसमें प्रथम बैच में गरुड़ मास्टर साहब, सुमनताई दांडेकर, कुमारी माकोड़े, इसी लोग थे। और हम बड़े इससे सुनते थे कि अरे भाई नया क्लास, नई क्लास निकली है, 7th ईयर देखो तो क्या मज़ा आता है। तो छुट्टी होने के बाद भी हम वहाँ पर रुकते थे उनका सुनने के लिए। तो उन दिनों में मिडिल स्कूल में शाम को लगती थी इसकी क्लासेस संगीत की, और ऊपर जो वहाँ पर चित्रकला मंदिर था, और चित्रकला मंदिर की इसमें चित्रकला की क्लासेस लगती थी। तो सर आपके जो पालक थे, मतलब पेरेंट्स थे आपके, उनको कभी ऐसे नहीं लगा कि नहीं तुम इधर पढ़ाई नहीं, आप तो बस गायन क्षेत्र में ही आ गए? मैंने जो कहा था कि देखो मेरे को क्रिकेट भी अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। अब आज खेलते नहीं तो क्या सुनते हैं, तो देखते हैं टीवी पे। तो क्रिकेट शाम को खेला करते, और शाम को म्यूजिक कॉलेज हुआ करता था। तो मेरे को शाम को फिर ये जो स्कूल ऑफ म्यूजिक था, ये बाद में शासन ने उसको कॉलेज में बदल दिया, और वो संगीत महाविद्यालय बना। तो संगीत महाविद्यालय में हम जाने लग गए 3rd ईयर 4th ईयर के बाद। तो उन दिनों में हमारे गुरुवर्य श्री गोलवेलकर साहब प्राचार्य हुआ करते थे, और उसके बाद काफ़ी लोग अच्छे अच्छे प्राचार्य सौभाग्य से उस महाविद्यालय को मिले, और अच्छा कार्य हो रहा है, अभी भी आगे अच्छा कार्य होगा। तो हम तो ये समझते हैं कि हम जो बने हैं, जो कुछ छोटे मोटे हम बने हैं, वो उसमें अधिक जो भाग है वो हमारे अधिक भाग, मतलब उसका जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो हमको संगीत महाविद्यालय से ही मिला। और संगीत महाविद्यालय तो हमारा गुरु है ऐसा हम मानते। जैसे मामा साहब हमारे गुरु है, गोलवेलकर साहब और वहाँ के स्टाफ हमारे गुरु है, वैसे संगीत महाविद्यालय भी हमारा गुरु है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने केमिस्ट्री में PhD किया, और आपने पूरा आपका जो कर्म भूमि जो है वो इंदौर में महाविद्यालयीन शिक्षा में, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं सिर्फ गाऊंगा? मुझे गाने का बड़ा शौक था, या यहाँ इसको इंदौर छोड़कर मैं पूरे मुंबई जाता हूँ? नहीं, लेकिन मेरी माता जी ने बहुत अच्छा एडवाइस दिया। अच्छा। उन्होंने कहा देखो, गाने बजाने का उपयोग पेट भरने के लिए नहीं करना है,
ओके, अच्छा। पेट दूसरी इससे भी भर सही सकते हैं है। अपन। पेट उसको प्रोफेशनल मत बनाओ। मत बनाओ। अगर आपने उसको व्यावसायिक दर्जा दे दिया हम्म। तो आपका गाना खत्म हो जाएगा और ये सब झंझट है आपके पीछे है कि वो अच्छा गाता है कि नहीं, वो अच्छा। फलाने कराने का नहीं, ये इसके पचड़े में ही मत पड़ो। हाँ। आप तो ये देखो कि दूसरे कैसा अच्छा गाते हैं, वो अपन उसमें से क्या ले सकते क्या ले हैं। सकते हैं, हाँ। अगर नहीं ले सकते तो छोड़ो उसको। हम्म। ऐसा थोड़ी कि अपने आवाज़ की जो तासीर है उस तासीर के अनुसार ही अपन उसको ले सकते हैं। अपन ज़्यादा ओवर जिसको अपन कहते हैं ओवर एक्सरसाइज वगैरह, एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। तो अपने आवाज़ के लायक अपने को जो अच्छा लगता है वो जो सुर और ताल में, उसको ये मत मानो कि ये फलाने घराने का, ये इसका है क्या, और ये ब्राह्मण है क्या, और ये क्षत्रिय है क्या, ये इसमें कोई मतलब नहीं। अच्छा है वो अच्छा है। तो ऐसे चीज दृष्टिकोण रखो। और मैं भी हमारे आने वाले विद्यार्थियों को ये कहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि इसका सरनेम दुबे है कि इसका नाम सरनेम तांबे है कि जोशी, ये मत रखो। कोई कुछ भी हो, अच्छा कर रहा है ना, तो उस अच्छे कार्यों में से हम क्या ले सकते हैं और हम अच्छा क्या दे सकते हैं, केवल लेना नहीं अपने को। भाई हमारे मराठी में एक ये है कि देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे। देणाऱ्याने देत राहावे, घेणारे बिंदा करंदीकर नाम के एक बहुत बड़े अच्छे कवि है। तो वो ये कहते हैं कि देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, परंतु एक दिवस घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हात घ्यावे। क्या बात है। हमेशा अपन लेते रहो, सर आप भी लोगों को देते रहो। तो आप लोगों को क्या देते हैं, यह आपका अनुभव और आपकी साधना, आपको अलग से नहीं कहना पड़ता। आप जो करेंगे कार्य और आप जो देंगे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने अच्छा सुना है, अच्छा देखा है और अच्छा करने की आपकी इच्छा है। तो इसलिए ये दो तीन बातें ऐसी हैं कि जो आपको अच्छा ही बना देगी। आपने बुरा बनने की कोशिश की तो आप नहीं बन सकते बुरा। तो बहुत बढ़िया। हाँ, ये सब संगीत के कारण हुआ। हाँ। और मैंने माता जी से कहा, मैंने कहा नहीं मैं केमिस्ट्री भी अच्छी पढ़ूंगा, आप बेफिक्र रहो। बोले केमिस्ट्री में भी अच्छे मार्क्स लाना है, केमिस्ट्री में तुमको अच्छे ये ऐसे पासिंग मार्क्स नहीं चलेंगे, सप्लीमेंट्री वगैरह नहीं आने चाहिए। तो मैंने केमिस्ट्री में और तकदीर से मेरे को होलकर साइंस कॉलेज जैसा महाविद्यालय मिला, जिसके प्राचार्य थे डॉक्टर वी भागवत। बड़े स्ट्रिक्ट थे और बड़े मृदु भी थे। तो मृदु होने के कारण वो जैसे पहले डांट भी देते थे, उसके बाद मृदु स्वर से बात करते थे। तो उनसे हमने ये बहुत सीखा कि भी अच्छा कैसे पढ़ा सकते हैं अपन। तो उनका उदाहरण लेके हमने अपने आप में उस इसमें ढालने की कोशिश की कि अपने को अच्छा अगर पढ़ाना है तो डॉक्टर भागवत साहब जैसे पढ़ाओ, डॉक्टर पद्मनाभम जैसे पढ़ाओ, डॉक्टर SS देशपांडे साहब जैसे पढ़ाओ, तो अपन अच्छा पढ़ा सकेंगे। लोगों ने 25 या 50 साल बाद कहना चाहिए कि सर आपने 50 साल पहले हमको जो टॉपिक पढ़ाया अभी भी याद है, तो हमने पढ़ाया, तो क्या फायदा। वैसे ही गाने में भी आप जो गाना दूसरे का ले, आपका कुछ नहीं रहता, जो आप ले रहे हो वो दूसरे का ही रहता है। आप जो कह रहे हैं मेरा गाना कुछ नहीं है, मैंने कहाँ से लिया, कहाँ से आया, कोई स्वर्ग से थोड़ी आया। वो जो आप जैसे हम जैसे जो लोग हैं उनसे ही मैंने कुछ लेके उसमें से हमने कोशिश की कि ये अपने को आता है क्या, ये अपने को आता है। तो कभी ऐसा अभिमान मत कीजिए कि आपको बहुत आता है और आप अपना कुछ कर रहे हैं। आपने कुछ अपना नहीं किया, आपने दूसरों से लिया, लेकिन आपके लेने का तरीका जो है अच्छा है, इसलिए आप अच्छे बन सकते हैं और आगे बनेंगे भी। ऐसा मत सोचो कि अपना हो गया सब काम, अभी बहुत करना है अपने। सर आकाशवाणी की जब स्थापना हुई तब उस कार्यक्रम में भी आप थे? जी, मुझे आपको याद है वो कार्यक्रम? जी 1955 की बात है। 22 मई 22/5 1955। अच्छा। तो उस दिन स्थापना हुई थी। उस समय स्टूडियो वगैरह सब निर्माणाधीन तो मालवा हाउस में नहीं था? मालवा हाउस था, उसको मालवा हाउस ही कहते थे। हाँ। आकाशवाणी नहीं कहते थे। हाँ। और अभी भी आकाशवाणी इंदौर मालवा हाउस है। हाँ। तो उन दिनों में वो नया स्टूडियो जो अभी बना है वो नहीं था, पुराना स्ट्रक्चर का, तो उसमें आसपास बाउंड्री भी नहीं थी। वो सब फिर शासन ने धीरे धीरे करके सब किया और वहाँ पर भी मैंने करीब 16-17 स्टेशन डायरेक्टर देखे। अरे बाप रे। और 1950 में जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ तो उस दिन हमको उन्होंने बुलाया था कि आप गइए इसमें उद्घाटन के। तो आपने भी प्रस्तुति दी? जी। और हमने एक सामूहिक गान भी गाया था। अच्छा। है अमर कला की भूमि तुझे शत शत प्रणाम। और अच्छा। इस गाने के लिए एक चिरंजीत नाम के बहुत बड़े कवि, हिंदी के कवि थे, उनको आकाशवाणी ने आमंत्रित किया था। अच्छा। और एक विजय राघव राव अच्छे स्टेशन वो
म्यूजिक डायरेक्टर हाँ, थे। हाँ। उनको यहाँ पर 8 दिन के लिए बोला कि आप इनको ट्रेन करो और एक अच्छा। अच्छा बढ़िया मध्य प्रदेश के पार्श्वभूमि में, पृष्ठभूमि में एक बढ़िया सामूहिक गीत गाओ। अच्छा, और शास्त्रीय संगीत का किसकी प्रस्तुति हुई तब? हाँ, तब शास्त्रीय संगीत उन दिनों क्या था कि शुरू में रिकॉर्डेड तो कुछ दिन, उन दिनों में ऑडिशंस वगैरह कुछ हुई नहीं थी, कोई हाँ, कलाकार हाँ, मिलता। तो अच्छा। शुरू में सब रिकॉर्डेड, गिरिजा देवी और भीमसेन जोशी रिकॉर्डेड अच्छा। ब्रॉडकास्ट हुआ करते। अच्छा। तो वो मेरे को याद है अभी भी। हाँ। है अमर कला की भूमि तुझे शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। अच्छा। है अमर कला की भूमि तुझे शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। अच्छा। ऐसा सुंदर गीत था। हाँ। और उसमें मांडव का वर्णन था, उज्जैन का महाकाल का वर्णन था, और मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर महेश्वर का वर्णन था। तो वो जो कवि थे, बहुत महान कवि थे वो चिरंजीव जी, वो सब दूर घूमे और घूमने के बाद उन्होंने वहाँ से सब जानकारी हासिल की और जानकारी हासिल करने के बाद उसमें उसको गीत में डाला। उसको संगीत दिया था विजय राघव राव ने। अच्छा। और हमने उसको गाया था। तो हम बड़े सौभाग्यशाली कि आज भी वो गीत हमको याद आ रहा है। और वहाँ पर तो कोई था तो बाहर के बगीचे में ही वो अनावरण समारोह हुआ था और बिस्मिल्लाह खान साहब से कि शहनाई से शुरू हुआ वो। और लोग भी थे, कलाकार लोग आए थे, सबको शासन ने इनवाइट किया था। अच्छा। और बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ था। सर, अभी बहुत सी बातें मुझे करने की इच्छा है, पर अब मेरे पास समय कम है, क्योंकि आपसे सुनना, बंदिशें सुननी है आपसे। तो अभी अपना संवाद यहीं पर स्टॉप करते हैं और आपकी बंदिशें अब हमें। और वैसा भी संगीत में बातें करने की बजाय संगीत गाना अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि बातें इतने हम उसमें रम जाते हैं कि 1 घंटा भी हमें पता ही नहीं चलेगा। आपको संगीत कुछ बंदिशें सुनाता हूँ। हाँ। जो मुझे आती है। हाँ, और जो मैंने उसको बनाने की कोशिश की है। जी, आपकी जो भी आपको अच्छी लगती होंगी, वो 3 बंदिशें हमें 5-5 मिनट में सुनाइए। एक राग बिहाग में बंदिश है, बाजेरी मोरी पायल झनन झननवा। ये बंदिश बहुत ही सुंदर बंदिश है, भातखंडे जी के किताब में है। और उसको थोड़ा सा अलग ढंग से देखो कैसा प्रस्तुत किया जा सकता है। बाजेरी मोरी पायल झनन झनन, बाजेरी मोरी पायल कैसे कर आओ तोरे पास, बाजेरी मोरी पायल झनन झनन, बाजेरी मोरी पायल। बाजेरी मोरी पायल झनन मोरे पायल, बाजेरी मोरी पायल झनन झनन, कैसे कर आओ तोरे पास, बाजेरी मोरी पायल झनन झनन। सास मोरी दूत ननन मोरी बैरन, सास मोरी दूत सास मोरी दूत ननन
कर आऊं तोरे पास, बाजे रे मोरे पायल, बाजे मोरे पायल, बाजे रे मोरे पायल, झर नयना बाजे रे मोरे पायल, बाजे रे मोरे पायल, बाजे रे मोरे पायल। एक गुजरी तोड़ी में बंदिश सुनिए। आ योगी जानत मोरे, योगी जानत मोरे, निराकार तव रूप निर्गुण ध्यान धर तव योगी जानत मोरे, योगी जानत रे ग म रे 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 गरे ग गरे दानी दा मा गरे ग गरे दानी दा रे ग म दा मा गरे ग गरे दानी दा। हे जोगी जानत मोरे, निराकार तव रूप निर्गुण ध्यान है जोगी जटा जूट और छाल मृगन को, जटा जूट और छाल मृगन को, आ जटा जूट और छाल जटा जूट और छाल मृगन को, रुंड माल गले भस्म बदन को, रुंड माल गले भस्म बदन को, डमरू त्रिशूल संग हे जोगी जानत मोरे, हे जोगी जानत, जोगी जानत, जोगी जोगी जानत हूँ, हे योगी जानत हूँ, हे जोगी जानत, हे जोगी जानत, जोगी जानत, जोगी जानत, जोगी जानत मोरे, योगी जानत मोरे, योगी जानत जोगी जानत मोरे, हे जोगी जानत, हे जोगी जानत, हे जोगी जानत। ये आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे ऐसा लगा कि अपन जो बंदिशें बना रहे हैं, उसका प्रयत्न कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचे। इसलिए ये जो बंदिशें, ये मेरी आरोही नाम की किताब जो है, उसमें आपको मिलेगी मेरे सब चाहते हैं और मेरे जो प्रेमी लोग हैं उन सब के पास ये किताबें हैं। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ऐसे सुअवसर पर एक वसंत बुखारी में मेरी एकताल में बंदिश है, तो आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँ। आपको देखिए अच्छी लगेगी। वो एकताल में है, हो लागी लगन
और वसंत बुखारी में कोमल रे आता है, कोमल ध आता है और कोमल नी आती है। तो इस प्रकार से ये वसंत बुखारी बनता है। बाकी पूरा अंग जो है वो भैरव का अंग है। सा रे ग म प ध नि सा रे सा रे र प म ग रे ग रे। ऐसा उसका स्वरूप है। तो एक ताल में एक बंदी सुनिए। हो लागे लगन, हो लागे लगन, तो जानत नहीं, तो जानत नहीं, तो से समझ परत नहीं, मैं तो थक गई रे। हो लागे लगन, हो लागे प्रीत की कहीं न जाय, प्रीत की कहीं न जाय, प्रीत की कहीं न जाय, अपने आप समझन की होला गे लगन, होला गे लगन, होला गे लगन, तो जानत नहीं, तो से समझ परत नहीं, मैं तो थक गई रे। होला 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 गे वाह। इस प्रकार से ये तीनों बंदिशें मेरी आरोही किताब में है। और आज इस शुभ दिन, शुभ अवसर पर मुझे आप लोगों के सम्मुख रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप सब लोगों को धन्यवाद। और सब इस आयोजन कर जो जिन्होंने किया है, और डॉक्टर सुवर्णा वार्ड, वो भी अच्छी स्वयं गायिका है, अच्छी गायिका है, अच्छे कार्यक्रम देती है। उन्होंने ये सोचा कि इस प्रकार से हम कार्यक्रम रखेंगे तो लोगों में आनंद उत्पन्न होगा। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।